हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस के अंतर्गत। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू, जैसा कि आप जानते हैं कि प्री जो कि कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, उसके प्री के रिजल्ट्स घोषित कर दिए गए हैं। और जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और वो अपने आगे मेंस की तैयारी में डटे रहें। और जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो आगे जो भी परीक्षाएं आएंगी उनकी तैयारी आप लगातार करते रहें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जो कि देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है मेंस का, और साथ में हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में जो पेपर आता है, खासकर जो अलग अलग ब्रांच का पेपर होता है, जैसे कि डेवलपमेंट ब्रांच का हो गया, एग्रोनॉमी ब्रांच का हो गया, प्रोटेक्शन ब्रांच का हो गया, बॉटनी ब्रांच का हो गया। इनके पेपर को हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू करेंगे, विजिट करेंगे किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि उसको अटेम्प्ट, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। वहां पे हमें किन क्वेश्चन को छोड़ना है, किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए मेंस की परीक्षा में। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह की हम जानकारी आपको गाइडेंस के रूप में आगे भी लगातार देते रहेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी किस तरह से पेपर होगा। तो पहली बात आप जान लीजिए कि पेपर जो होगा 2 सत्र में होगा, यानी कि सुबह होगा और एक शाम को पेपर होगा, और एक दूसरे दिन होगा। ठीक है, ये 3 पेपर तो कंपलसरी देना पड़ेगा पर्टिकुलर एक जॉब के लिए। अगर आप 2 वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड हैं, सपोज दैट कोई अगर डेवलपमेंट के लिए भी क्वालिफाई है, एसडीओ वाली जो पोस्ट है, और आप एक अपने सब्जेक्ट में भी डेवलपमेंट ब्रांच के अलावा आप अगर एग्रोनॉमी में भी क्वालिफाइड हैं, तो आपको एग्रोनॉमी का पेपर अलग से देना होगा, और एक डेवलपमेंट ब्रांच का भी ये तीसरा जो पेपर है देना होगा। ये 2 पेपर तो कंपलसरी रहेंगे, जो कि ये दोनों पेपर को देने के बाद आप तीसरा पेपर यहाँ से देंगे। और अगर तीसरे पेपर में आपका डेवलपमेंट ब्रांच है तो एक पेपर तो देंगे ही तीसरा। यदि आपका एग्रोनॉमी ब्रांच भी है, दोनों के लिए क्वालिफाई है, तो आप एग्रोनॉमी का पेपर अलग से देंगे। ठीक है, जो कि ग्रुप 2 के लिए होगा। ठीक है, या कि अगर आप एसटीए के लिए भी क्वालिफाई है तो एसटीए का पेपर भी आप यहाँ पे अलग से देंगे एग्रोनॉमी ब्रांच के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अगर आप डेवलपमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं है तो आप एग्रोनॉमी का देंगे, ये दोनों पेपर देना ही देना पड़ेगा। ऐसे अगर आप इसके लिए भी क्वालिफाई नहीं है तो फिर आपको ये 3 पेपर देना पड़ेगा। अगर आप तीनों के लिए क्वालिफाई है तो आपको ये 3 पेपर देने के बाद इन दोनों पेपर को भी देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए आप शुरू से, पेपर 2 सत्रों में होगा, एक सुबह होगा एक शाम को होगा। ठीक है, जो सुबह पेपर होगा, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा, मतलब सुबह वाले पेपर में जो प्रथम सत्र कह सकते हो समयावधि के हिसाब से 3 घंटे का होगा, जिसमें से 2 पेपर होंगे 3 घंटे में। ठीक है, एक प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा, पहला जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन का होगा, यानी जीएस का होगा, जिसके लिए 1.5 घंटे निर्धारित किए जाएंगे, और उसमें 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। 50 अंक के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे, यहाँ पर हम आपको बताते हैं आगे। इसके बाद हम हिंदी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो सामान्य अध्ययन का यानी कि जो जीएस का पेपर है ना, इसमें 10 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एकदम स्मॉल क्वेश्चन होंगे, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और इसमें 25 जो इसकी शब्द सीमा है, मैक्सिमम 25 रखी गई, यानी 25 शब्द से कम का आंसर लिखना है। हो सकता है आपका आंसर जो है 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द या 25 शब्द तक ही होगा इसका। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन क्या होगा, 5 जो क्वेश्चन होंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, यानी कि इससे थोड़ा बड़े होंगे, और इनके लिए 3 अंक निर्धारित किया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, जिसकी शब्द सीमा कितनी रहेगी, 75 रहेगी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि शब्द सीमा से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। शब्द सीमा का जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि जगह भी वहाँ पे उतनी ही होगी। देन क्या होगा, जो जीएस का पेपर है ना, पहला वाला ए वाला प्रथम पेपर, इसमें फिर 5 क्वेश्चन और होंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन माना हो रहेगा। तो इस तरह से टोटल इनकी जो शब्द सीमा रहेगी 125 रहेगी। ठीक है, यानी मैक्सिमम 125 शब्द में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा
प्रथम जो हमारा क्वेश्चन पेपर है कवर होगा, जो कि 1.5 घंटे के अंदर करना है। यानी आपके पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है पहले से ही। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न पत्र है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र वो किसका है, देखिए यहाँ पे हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का है, समान हिंदी। और समान हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है और पेपर सेम 50 नंबर का ही होगा यहाँ पे भी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हिंदी वाले में, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ना आपका हिंदी का, इसमें क्या है तुम्हारा कि एक तो 25 नंबर का क्या पूछा जाएगा, मतलब कि प्रॉपर जो मतलब हिंदी के व्याकरण है ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, व्याकरण हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, इस तरह से जो भी सामान्य हिंदी के अंदर आते हैं चीज़ें पूछी जाएंगी। उसका सिलेबस हम बाद में बता देंगे आपको अगर टाइम मिलेगा तो। देन क्या है, हिंदी निबंध पूछा जाएगा, एक 25 नंबर का होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान बिठा लीजिए कि जो हिंदी निबंध है ना, ये 50% वेटेज ले रहा है हिंदी में, तो आपको निबंध को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। निबंध की शुरुआत कैसे करनी है, निबंध को ख़त्म कैसे करना है और किस तरह से निबंध को लिखना है, फ्रेमवर्क करना है, आप पहले से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हिंदी का हो गया, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र होगा पहले हाफ में, यानी कि सुबह टाइम ही होगा। ठीक है, दोनों पेपर आप बैठे रहेंगे। इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए गैप दिया जा सकता है वहाँ पे 1-8 घंटे के लिए। देन आपको द्वितीय समयावधि यानी कि सेकंड हाफ में आप जाएंगे। ओके, और जब आप सेकंड हाफ में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो वैकल्पिक विषय होगा, वैकल्पिक विषय मतलब यह है कि आप जिसमें क्वालिफाइड हैं, सिंपल चीज़ है। अगर आप डेवलपमेंट के लिए क्वालिफाई हैं तो डेवलपमेंट में देंगे, अगर आप दोनों के लिए क्वालिफाई हैं तो दोनों में देंगे, अगर आप तीनों के लिए क्वालिफाई हैं तीनों में देंगे। ठीक है, यानी STA में भी क्वालिफाई हैं तो STA का भी देंगे आप। तो इस तरह से आप 3 पेपर दे सकते हैं मैक्सिमम, और एक पेपर आपको देना ही देना है। ठीक है, तो सपोज दैट आप डेवलपमेंट का पेपर दे रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ, तो इसके लिए आपको 250 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि लास्ट ईयर 200 नंबर के ही पूछे गए थे, और समय 3 घंटा रहेगा। ठीक है, अब इसका पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न क्या क्या रहेगा। तो इसका जो पैटर्न रहने वाला है दोस्तों तृतीय प्रश्न पत्र का, जो कि वैकल्पिक विषय है, इसमें क्या होगा, एक तो पहली बात तो स्वरूप शाखा कहा जा रहा है, किस ब्रांच में आप हो, तो पहली बात तो ब्रांच के हिसाब से भी रहेगा विषयवार। ठीक है ना, अंकों का विभाजन किया गया है, जिसमें देखो 8 क्वेश्चन होंगे। हम सिंपल भी आपको दिखाएंगे एक पेपर का भी, थोड़ी देर बाद हम सिंपल दिखाएंगे पेपर का, पेशेंस रखिएगा, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए पहले। तो इसमें क्या होंगे, 8 प्रश्न होंगे टोटल। ओके, जिसमें 2 खंड होंगे, एक तो आ होगा एक बा होगा, 2 भागों में विभाजित होगा पेपर, वो हम सिंपल आपको दिखाएंगे लास्ट में। खंड आ जो होगा ना पहला, उसमें 4 प्रश्न दिए रहेंगे, कितने 4, और खंड बा में कितने दिए रहेंगे 4 प्रश्न दिए रहेंगे। इस तरह से 8 प्रश्न हो गए ना टोटल। इसमें से आपको 8 प्रश्न करना नहीं है, इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन है और जो 5वां क्वेश्चन है वो अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी पहला और 5वां क्वेश्चन आप करेंगे ही करेंगे अटेम्प्ट, इनको करना ही करना है। इसके बाद आपके पास जो बचे हुए कितने क्वेश्चन बचे हुए आपके पास, आप घटा दीजिए, 6 क्वेश्चन बचे। ठीक है ना, 2 कर दिया आपने। प्रत्येक खंड से न्यूनतम 2 प्रश्न करना अनिवार्य है फिर से आगे, यानी दोनों खंड से 2-2 प्रश्न फिर से करेंगे आप, अनिवार्य है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इसको ध्यान रख लीजिएगा। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए ना, अगर एग्जाम में पहुंचेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है जल्दबाजी में। तो इन चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको 2-2 प्रश्न फिर से करना है दोनों से, यानी कि 3-3 प्रश्न जरूर करने हैं। ठीक है, यानी एक हो गया यहाँ पे, और 2-2 प्रश्न फिर करना है, यानी सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। बात समझ आ गई है? कुल कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? 5 प्रश्नों के। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम फिर से बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। ये जो हम समझा रहे हैं आपको नोटिफिकेशन से ही समझा रहे हैं। नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश कमीशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आया था, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे जो दिया गया है उसी के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तृतीय प्रश्न तो अब जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा आपका। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल पेपर लेके अलग अलग ब्रांच का, और वहाँ आप समझेंगे। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पॉइंट कर करके आपको लिखना है। आपके पास जगह बहुत कम रहती है, तो जगह को किस तरह से मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर का। जैसे कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें क्या क्या रखना है इंट्रोडक्शन में, फिर बॉडी में क्या क्या रखना है आपको। इसके बाद आपको कंक्लूजन किस तरह से लिखना है, वो सारी चीज़ें हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप हमारे वीडियो को अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जानकारी सही टाइम पे क्वालिटी वाली जानकारी मिलती रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन का सैंपल। तो दोस्तों ये हमारे पास आप देख सकते हैं जो लास्ट बार नोटिफिकेशन आया था पिछले साल, उसका जो मेंस का एग्ज़ाम है, इसमें हिंदी का पेपर है और निबंध का। ठीक है, सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर किस तरह से आया था आपको दिखाता हूँ। पहली बात आज आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो लास्ट ईयर पेपर आया था 2 घंटे का था हिंदी का और ये 100 नंबर का था। ठीक है, और पिछले साल यानी कि पिछले साल का मतलब है 2020 वाला जो पेपर था, जिसका एग्ज़ाम 22-21 में हुआ था, तो उसमें जीएस का पेपर नहीं था, यानी जीएस नहीं पूछा गया था वहाँ पे, लेकिन इस बार जीएस को इंक्लूड कर दिया गया है, यानी हिंदी को 50 नंबर करके और प्लस 50 नंबर का जीएस कर दिया गया है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही समझा इन चीज़ों को। अब देख लीजिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना हिंदी में। पेपर ऐसा ही रहेगा, बस नंबर कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसका आधा आधा कर दिया जाएगा। जैसे अगर पिछली साल ऐसे 50 नंबर का था तो इस बार 25 नंबर का हो गया है। बाकी क्वेश्चन भी उसी तरह से आधा आधा करके कर दिया जाएगा। अब देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट जो आपका इंस्ट्रक्शन उसको देख लीजिए। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे लिखा रहेगा पेपर में, और देन लिखा गया मार्क्स कैरिड बाय द ऑल क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी कि जो मार्क्स है ना, सभी प्रश्नों को निर्धारित अंक जो दिए जा रहे हैं सामने ही लिखे होंगे आपके, अभी दिखाता हूँ मैं आगे। और साथ में निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक, नाम, पता, टेलीफोन नंबर ये सबको नहीं लिखना है। ठीक है, आपका जो कॉपी है वहीं पे लिखना है जहाँ जो पूछा जाए। अब देख लीजिए पहला ए हो गया है ना, सामान्य हिंदी का पेपर है। तो एक तो आपसे सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा, नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी एंसीन पैसेज जो आता था ना, यानी इसको पढ़ना है पूरे पैराग्राफ को, इसके बेस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। देखिए ये पैराग्राफ आपने पढ़ा, देन आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जैसे रेखांकित अंश है ना, ये जो रेखांकित किए गए हैं, अंडरलाइन किया गया, इसको आपको व्याख्या करना है। ऐसे ही दूसरा आपसे पूछा गया, अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़े हुए स्नातक में क्या गुण होंगे। ठीक है, तो इससे ही आपको यहाँ से जवाब मिलेगा इसका। ठीक है, सारे इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है कि भाई शीर्षक क्या हो सकता है इसका। गद्यांश जो दिया गया है, मूल भाव क्या है इसके, इन सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है। इस तरह से टोटल देखिए आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर का तो यही पूछ दिया गया। यानी जो इस बार पूछा जाएगा वो कितने नंबर पूछा जा सकता है, 1 मिनट, इस साल पूछा जा सकता है 8 नंबर का ही। ओके, कितने का, 8 नंबर का। पिछली बार पूछा गया था 16 नंबर का, और इस साल पूछा जाएगा 8 नंबर का। बात क्लियर हो गई होगी, यानी कि ये 2 नंबर का आएगा, ये 1.5 नंबर का आएगा, 1 से 1/2 का, और ये भी 1.5 नंबर का, और ये 3 नंबर का। एक अनुमानित बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पेपर पूछा जाएगा, बट इसी तरह से ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसका देखिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, समास की परिभाषा देते हुए अव्ययी भाव एवं कर्मधारक समास को समझाइए, परिचय दीजिए। 5 नंबर के यहाँ से पूछ लिया समास के बारे में। देन अब देखिए तीसरा जो इसका है, तीसरे में 2 खंड पूछे गए हैं, एक तो का और एक खा। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, आप सही से प्रैक्टिस करके, आपको पैटर्न पता होगा पहले से, तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको अंग्रेजी में अनुवाद पूछा जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए आप, अगला पूछा जा रहा है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए इसका। तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है इन सारी चीज़ों को, चारों क्वेश्चन को। तो इस तरह से 8 नंबर के दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार, तो इस बार हो सकता है 2-2 नंबर के कर दिए जाएंगे, आधा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी कि 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन 8 नंबर के पूछे गए हैं, तो इस बार हो सकता है 1 नंबर का कर दिया जाएगा, तो 4 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना कैसे, लेकिन पैटर्न लगभग यही रहेगा, या हो सकता है कि चेंज भी कर सकता है थोड़ा बहुत। तो इसमें देखो लिखा गया है जंगल में मंगल करना, इसका मतलब क्या है आपको समझाना है। आनी पर कनी चाटना, ठीक है, आनी पर कनी चाटना। इसका टूट चाप कहीं जुरे सी रिसाने, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है।
ऐसे ही करके आपको 4 लोकोक्तियाँ दी हुई हैं और इसका आपको वहाँ पे मतलब समझाना है। अगला देखिए 5वां नंबर है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 4-4 अर्थ समझाइए। तो इसके मतलब कि आपको 4-4 इसके अर्थ देना है। यहाँ पे 2 नंबर का पूछा गया है, हो सकता है इस बार एक ही पूछा जाए। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिए, इसको अशुद्ध भाषा में है तो शुद्ध करना है इसको। आगे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। देखिए इनके विलोम शब्द आपको समझाना है, ठीक है। ऐसे ही 4-4 पर्यायवाची लिखना आगे खा नंबर पे। ये भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में परिवर्तित करना है, जैसे तलवार है, ओस है, 40 है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ऊपर का पोर्शन जो है हमारा 50 नंबर का पिछली बार पूछा गया था, जो कि खंड आ था या प्रथम खंड कह सकते हो। इस बार यह खंड 25 नंबर का पूछा जाएगा, ये पिछली बार पूछा गया था 50 का। अगला देखिए, अगला पार्ट है निबंध का, ऐसे राइटिंग का। ये 50 नंबर का था ना ऐसे राइटिंग, इस बार आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा ऐसे राइटिंग। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 आपको थीम दी हुई है, 6 प्रकार के दिए हुए हैं। आपको इनमें से किसी एक के बारे में अच्छी तरह से, जिसमें आपको नॉलेज हो, अच्छी तरह से आपको जिसके बारे में पकड़ हो, उसको आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है बढ़िया तरीके से। जगह वहाँ पर निर्धारित रहती है, उतनी जगह पे ही आपको लिखना है। इसके लिए शायद 7-8 पेज रहते हैं, 10 पेज, अब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है कितने थे। तो इस तरह से आपको हिंदी का पेपर आपको इस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको हिंदी की पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और उसी तरह से आप अपनी तैयारी को अंजाम देंगे आगे की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास पेपर है एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में देखिए क्या पूछा गया आपको, पिछले बार हम समझाए थे ना ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही, कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा वही चीज़, 2 खंडों में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी 5 प्रश्न के ही उत्तर आपको देने हैं। 1 और 5 अनिवार्य है, ठीक है। अब कौन सा 1 और 5 अनिवार्य हम बताएंगे आपको। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित है, सामने दिए गए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आगे हम आते हैं। तो जैसे कि ये पहला सेक्शन है, ठीक है, 2 सेक्शन था ना, आ और बा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो पहला सेक्शन है, यानी कि पहले सेक्शन का पहला जो क्वेश्चन है इसको करना ही करना है, दिस इज अ कंपल्सरी, ठीक है, इसको करना है आपको। यानी ये चारों क्वेश्चन इसके अंदर जो दिए हैं ना सेक्शन वाइज 5 क्वेश्चन, इसको आपको बढ़िया से करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है पांचों, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, काजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ओके, आगे पूछा गया आपको प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में। देन आपसे पूछा गया क्रॉप रेस्क्यू मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा। बैलेंस यूज ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में हम धीरे धीरे करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, किस तरह से अप्रोच करना है, मैं आगे की वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आप आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द वीट कंट्रोल एंड क्लासीफाई द हर्बिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड मोड ऑफ एक्शन। इसके हिसाब से हर्बिसाइड को क्लासीफाई करना है। यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसको आप चाहे तो करें या चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी दिया गया 40 नंबर का। अब इसको भी आप यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर करना है आपको, ठीक है। इनमें से यानी 4 क्वेश्चन जो ऊपर दिए गए हैं ना खंड या में, एक तो इसको कंपलसरी करना ही करना है, और एक यहाँ से कोई भी 1, 2 और 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो सारे 5 दिए हैं ना भाग, अगर आप चौथा कर रहे हैं तो 5 भाग को आपको करना पड़ेगा। अगर आप तीसरा कर रहे हैं तो इसके 5 भाग को करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है जिस तरह से दिया गया है इसमें। तो मैं ऐसा करता हूँ खंड आ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि सेक्शन ए आपको किस तरह से करना है समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन बी दिया होगा आगे, इस तरह से देखो सेक्शन बी दिया गया है। सेक्शन बी की बात करें अगर, तो सेक्शन बी में दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन 5वां भी कंपलसरी है, ठीक है। ये भी करना पड़ेगा क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी। ओके, तो इस तरह से देखो आपको क्या पूछा गया, इंपॉर्टेंस ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द नर्सरी, ये भी पता होना चाहिए आपको। कल्टिवेशन ऑफ द अश्वगंधा, किचन एंड न्यूट्रिशनल गार्डन, साथ में आपसे पूछा गया साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द
कॉर्डियल, ठीक है। यानी कि ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन पूछ दिया 5 सेकंड में, तो आपको अच्छे से अगर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आप, इसको सभी को करना है तो यहाँ से मार्क्स खींचेंगे आपके। नेक्स्ट आपको देखिए 6वां क्वेश्चन है। अब मन हो तो इसको करिए, या कि इसको करिए, या कि इसको करिए। यानी यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है ऊपर, आपको 5 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं मात्र, और पहला और 5वां अनिवार्य है। उस तरह से आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाकी सेलेक्ट कर सकते हैं 8 में से, ठीक है। आपको जो भी सेलेक्ट करना है, अगर आप 8वां करते हैं तो इसके पूरे क्वेश्चन पार्ट करेंगे, इसके पूरे पार्ट करेंगे आप, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, अब यही क्वेश्चन के लिए वहाँ पे जगह होगी, ठीक है। जैसे कॉपी है आपकी, अगर हम कहते हैं कॉपी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया रहेगा, इसके बाद इसके लिए जगह छूटी रहेगी यहाँ पे, इसके लिए बी पार्ट के लिए जगह दी रहेगी, यहाँ पे सी पार्ट के लिए जगह दी रहेगी। क्वेश्चन ए क्वेश्चन के लिए जगह दी रहेगी, बी के लिए, सी के लिए। आपको इतना ही जगह है तो उतने जगह पर ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप बहुत ही प्रिसाइज मैनर में प्रिपरेशन करके पहले से ही जाएं वहाँ पे, तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जगह आपकी सीमित रहती है, टाइम भी सीमित रहता है, समय कम पड़ जाता है। अगर बहुत एक्सप्लेन करते हैं पहले से, अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो प्रिपरेशन आप जरूर अच्छी तरह से रखें अपनी। सपोज दैट है तो यहाँ पे आपको 2 पेज दिए जाएंगे, ठीक है ना, 2 या 3 पेज रहेंगे, जितने भी रहेंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है उनके लिए जगह निर्धारित रहेगी, वहीं पे करना है। अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं 3rd क्वेश्चन को, तो वहाँ पर जगह छोड़ दीजिए आप, वहाँ पे जाने कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। एक चीज़ और आपको याद रखना है, अगर आपने सारे क्वेश्चन गलती से अटेम्प्ट कर दिए तो आपके शुरू वाले क्वेश्चन ही चेक कर दिए जाएंगे बस। तो ऐसी गलती नहीं करना वहाँ पे। स्टार्टिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हो, तो जो शुरू क्वेश्चन है ना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उससे भी करना है, फिर इसको चेक कर दिया जाएगा और इसको चेक कर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, आप जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना ही अटेम्प्ट करिएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आया होगा, और जो मैं समझाया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे ब्रांच का भी देख लेते हैं। यहाँ पे हर ब्रांच का एग्रीकल्चर, जैसे फूड साइंस का दिया हुआ है, तो फूड साइंस का भी इसी तरह से देखो, यही सेम पैटर्न में क्वेश्चन दिया होगा पूरा, ठीक है। 2nd क्वेश्चन भी ऐसे दिया गया है, 2 पार्ट दे दिया गया है 2nd में। 3rd क्वेश्चन को इस तरह से दिया गया है, 4था क्वेश्चन है, तो इस तरह से। अब खंड बी है तो इसको अनिवार्य है करना यहाँ पे भी। नेक्स्ट आगे भी इस तरह से आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 5 के आंसर देना है। पहला और 5वां क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी रहेगा। नेक्स्ट आपका एग्रोनॉमी ब्रांच, आप यहाँ देख सकते हैं एग्रोनॉमी ब्रांच, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है, इसको हम अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें जैसे दिया गया एग्रोनॉमिक जोन ऑफ द उत्तर प्रदेश पूछ लिया गया, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में फिर पूछा गया, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट्स, ठीक है, ये भी पूछा गया यहाँ पे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा करना एग्रोनॉमी वालों के लिए भी। दूसरा क्वेश्चन आपको मन है तो कर लीजिए, नहीं तो तीसरा क्वेश्चन आप कर लीजिए, नहीं तो चौथा क्वेश्चन कर लीजिए। इनमें से 3 में से एक जरूर करना पड़ेगा फिर, ओके। या 2 भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो आगे वाले में 2 आप करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज दे दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ दे दिया गया है, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी दे दिया गया है, स्ट्रेटजी ऑफ द एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसके बाद ये देखो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट ऑयलसीड क्रॉप का दे दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है। तो इसको आप पॉइंट टू पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, इसका क्या क्या कारण है उसको भी लिखेंगे, और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है उसको भी आप यहाँ पे मेंशन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बैलेंस अप्रोच में आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लगातार मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उनको डिस्कस करता रहूँगा, आप वहाँ से थोड़ा बहुत गाइडेंस हमसे ले सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। और देन आपको बता देता हूँ, ये 6वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन है, इस तरह से 8वां क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने हैं, और पहला और 5वां आपको कंपलसरी है करना। तो मैं ऐसा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा बॉटनी ब्रांच का, ओके, प्लांट ब्रीडिंग ब्रांच का। यहाँ पे भी देख लीजिए वही सेम पैटर्न रहेगा। जीन पिरामिड के बारे में पूछा गया है, अनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा गया है, प्योर लाइन थ्योरी के बारे में पूछा गया है, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स के बारे में पूछा गया है,
स्प्लिट जीन के बारे में पूछा गया। इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन तो अनिवार्य है और देन यहाँ से भी 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है और उसी तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वही अप्रोच के बाद। प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच का भी दिया गया है, सेम वही पैटर्न में आएगा पेपर। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है करना और इसके बाद फिर आपको 5वां अनिवार्य है और इसके बाद आप कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एक ब्रांच एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ओके। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ब्रांच भी है जो कि यहाँ पे सॉइल साइंस वाले एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे भी देख लीजिए। एग्रोनॉमिक या मैकेनिकल मेजर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल फार्मिंग फैक्टर के बारे में पूछा गया है, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पूछा गया है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर, डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ द पोटेशियम इन द सॉइल। ठीक है, तो इस तरह से पहला कंपलसरी है और फिर यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन आपका 5वां कंपलसरी है। ओके, तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है 8 में से कोई 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं लेकिन आपके पास टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है, तो लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जो कि मोस्ट वांटेड था जो कि डेवलपमेंट ब्रांच था, तो डेवलपमेंट ब्रांच में भी देखिए यही सेम पैटर्न रखेगा। 1 से 5, मतलब 1 और 5 तो अनिवार्य हैं और टोटल आपको 5 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप वहाँ पे भी पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या क्या, यहाँ पे आप डिफरेंस लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल क्रॉपिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग लेंगे तो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को हार्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर हम स्पेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर हम न्यूट्रिएंट रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डेप्थ की रूट होती हैं तो अलग अलग लेयर से न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये सब पॉइंट को डालना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को। ओके, एग्रोक्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश के कौन कौन से 9 जोन, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। उनके डिस्ट्रिक्ट को लिखना पड़ेगा आपको, उसको अगर चाहें तो मैप के थ्रू आप समझा सकते हैं, उत्तर प्रदेश का मैप बना के। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा। मैंने एमपी का मैप बना दिया, यूपी का मैप आपको बनाना है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का प्रॉपर आपको फ्लो चार्ट बना के समझाना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके लॉसेस हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट इन रेनफेड एरिया, आप उत्तर प्रदेश, पहले तो आप वाटरशेड मैनेजमेंट का एक डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से एक डेफिनीशन दीजिए आप, और डेफिनीशन देने के बाद आपको सारी चीज़ों को नीचे उनके बेनिफिट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटरशेड को, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिखना है। 3-3 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जगह ही नहीं बची होगी यहाँ पे, ना टाइम होगा आपके पास। पूरी हिस्ट्री को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ फ्लो चार्ट में इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट को समझा देना है धीरे से। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सीधी बात है, INM को समझाना है आपको यहाँ पे। डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स हो गया केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, रेसिड्यू, मेन्योर्स, ग्रीन लीफ मेन्योर्स। ठीक है, और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ये सब आपको कुछ टेक्निकल टर्म डालना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। ये सब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर आएंगे। तो इस तरह से उसके कंपोनेंट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, डिफाइन द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखना है। एंड डिस्क्राइब द क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी यहाँ आपको डायग्राम बनाना है भारत का। ठीक है, ये अलग अलग जोन बनाना है आपको भारत के, कि यहाँ पे कौन सा है, वेस्टर्न हिमालय जोन, ईस्टर्न हिमालय जोन, ट्रांस गंगेटिक जोन, मिडिल गंगेटिक जोन, लोअर गंगेटिक जोन। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय जोन, ये सब सारी चीज़ें जितनी यहाँ के बारे में बताओ कि यहाँ पे क्या किया जाता है। हिल कल्टीवेशन किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, मैक्सिमम क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। इस तरह सारी चीज़ों का कम शब्दों में और कम जगह पे समझाओगे बहुत सारी चीज़ों को। एक क्वालिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा अभी से ही। देन आप देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट डू मीन बाय द एग्रोमेट्रियोलॉजी। क्या है एग्रोमेट्रियोलॉजी, इसकी डिफिनेशन लिखना सिंपल चीज़ है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है और एग्रोस एंड ये सब कंप्लीट करना है आपको। एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन द क्रॉप प्रोडक्शन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सही टाइम पे हम वेदर का हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं सोइंग कर सकता हूँ। देन हम कह सकते हैं कि मतलब हार्वेस्टिंग डिसाइड की जा सकती है। इनपुट्स कौन सा देना है, फर्टिलाइजर अप्लाई करें कि ना करें। कहीं रेनफॉल होगी तो फर्टिलाइजर अप्लाई कर दोगे तो रेनफॉल से पूरी बह जाएगी फर्टिलाइजर, तो वॉश आउट हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पता चल जाता है कि हमें एक्चुअल फर्टिलाइजर अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सिंचाई करना है कि नहीं करना, अगर रेनफॉल होगी तो नहीं करना है।
तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम आपको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, टाइम मिलेगा तो। और आप हमारी प्लेलिस्ट को भी आप हमारे देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट में काफ़ी चीज़ें समझा रखी है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने भी ARS का मेंस लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ आपको। इसके बाद डिफाइन द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इसके बारे में पूछा गया क्या होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस समझाना इसका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इसका क्रॉप प्रोडक्टिविटी में क्या क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, इसका मैंने लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब में, आप हमारा बेसिक एग्रीकल्चर के नाम से एक प्लेलिस्ट है यही चैनल में, कृषि विज्ञान चैनल में, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग समझाया मैंने कुछ, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया हूँ, उसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझा दूंगा, इसको आप देख ले सकते हैं, ठीक है। मेजर पेस्ट एंड डिसीज ऑफ द मैंगो एंड देयर कंट्रोल, मैंगो का पेस्ट डिसीज आपको पता ही होगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इसका रोल है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो इसको न्यूट्रिएंट एंड सॉइल वाले एस्पेक्ट को ज़्यादा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। देन आपको साइंटिफिक कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ द मस्टर्ड के बारे में तो लिखे लोगे आप। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको भी आपको बहुत बढ़िया तरह से कंप्लीट कर लेना है सब, चार्ट वगैरह और पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट ए वाला जो 5वां क्वेश्चन होगा कंपलसरी है, जो कि आपको पहले ही बता दिया मैंने। तो इसमें देखो क्या पूछा है, स्कोप ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री इन उत्तर प्रदेश, इसका स्कोप लिखना है आपको टू द पॉइंट। स्टोर ग्रेन पेस्ट के बारे में लिखना, पल्स और देयर मैनेजमेंट, उसको मैनेज कैसे करोगे, कौन सी आपको क्या डालना है उसमें, कौन सा मतलब कि इंसेक्टिसाइड यूज करोगे, किस तरह से मैनेज करोगे, कैसा कंटेनर यूज करोगे, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करो मल्टीपल डायमेंशन में। बी कीपिंग के बारे में बताया गया है, मधुमक्खी पालन के बारे में, इसको भी आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइप ऑफ सीड को आप बढ़िया से एक्सप्लेन करिए, 4 प्रकार के सीड होते हैं, प्लस ऑर्थोडॉक्स सीड होता है, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है, वो 4 सीड के अलावा इनको भी आपको मेंशन करना है, 6 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स और ट्रूथफुली लेबल्ड सीड को भी यहाँ पे मेंशन करें आप, ताकि ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़े आपके आंसर पे। इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारी टेक्नोलॉजी होती हैं उनको यहाँ तक फार्मर के फील्ड तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और किस तरह से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कुछ आप 1-2 पॉइंट यहाँ पे लिख के सजेशन भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना, 2-3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन देखो पूछा गया है कि डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ द व्हीट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, एक कल्टीवेशन ऑफ व्हीट को आपको समझाना है सारी चीज़ें, जो कि आपको राजेंद्र प्रसाद सर की बुक से जो इंपॉर्टेंट एथेंटिक डाटा है वही वहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं कि फर्जी को ही कहाँ से भी मिल जा रहा है, एथेंटिक डाटा लिखिए आप, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद सर की जो बुक है फील्ड क्राफ्ट की, वहाँ से ले सकते हैं, या छिद्दर सिंह सर की बुक है वहाँ से ले सकते हैं डाटा आप। अगला देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट इन द रूरल इकोनॉमी में, ठीक है। ये पहला ही आप देखेंगे सिलेबस से ही क्वेश्चन सारे उठाए जा रहे हैं सीधा, सिलेबस में पहला ही क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री वाले में दिया हुआ है ये सब, ओके। सिलेबस का क्या रोल है हम उसको आगे समझाएंगे एक दूसरे वीडियो में। देन देखिए आप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द शुगर केन, ठीक है, रेटूनिंग फॉर द फार्मर्स, रेटूनिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसका। पहली बात तो आपकी सोइंग कास्ट हो बच जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको और बहुत सारे पॉइंट को ऐड करना है, लेबर चार्ज बचेगा हमारा। डिस्क्राइब द वेरियस साइंटिफिक पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द रेजिंग गुड रेटून क्रॉप इन द शुगर केन, आपको देख लेना उसको बुक से फील्ड क्रॉप की। यहाँ पे टमाटर और बैगन यानी कि डिस्क्राइब द मेजर डिजीज पेस्ट ऑफ द टोमेटो एंड ब्रिंजल एंड देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सिंपल चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ द मैरीगोल्ड, ठीक है। मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा की कमर्शियल कल्टीवेशन के बारे में समझाना है, जो कि वहाँ सिलेबस से ही पूछ रहा सारे क्वेश्चन। यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है। इसको भी देखोगे ICT का क्या यूज है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इजीली फार्मर्स के पास चीज़ें पहुँच जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करना है। साइंटिफिक कल्टी और जो इनिशिएटिव लिए गए हैं ना, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं लगातार गवर्नमेंट द्वारा ICT इन द एग्रीकल्चर में, उसको आप वहाँ पे ऐप वगैरह जो भी डेवलप करता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो चीज़ें डेवलप की गई हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में मेंशन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ द ग्राम, चने की साइंटिफिक कल्टीवेशन के बारे में दर्शाना है यहाँ पे। KVK का क्या रोल है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, आपको इंटरनेट में हज़ारों बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, ICAR की साइट में आपको देखना है एथेंटिक चीज़ें, ठीक है, और कहीं से आप नहीं देखेंगे। ICAR की साइट में जाएंगे, KVK डालेंगे, कितने KVK हैं उसको भी मेंशन कर दीजिए इंट्रोडक्शन के रूप में, और साथ में आपको लिखना है कि क्या क्या इसके रोल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं वो ज़रूर मेंशन करना है यहाँ पे।
अगला देखना मेजर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ द पोटैटो, ये भी आप कर लो जाओगे फील्ड ग्राफ से। तो इस तरह से मैंने दोस्तों समझा कि क्या पैटर्न होता है हमारा एग्जाम का, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करना। आप समझ चुके होंगे, हमने बताया नहीं पर आप समझ गए होंगे इससे, और क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन का, किस अप्रोच के साथ हमें अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हमने जाना है इस शॉर्ट वीडियो में ही। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।